Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter first, the Cold War era. Today's our topic is major conflict in Cold War era. आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपके कॉन्फ्लिक्ट दे रखे हैं, अप्राइंस दे रखे हैं, उनके अंदर उन कॉन्फ्लिक्ट्स में मेनली जो आपकी बुक में मिलेगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मिलेगा। लेकिन आपके जो चैप्टर है उसमें आप अगर बॉक्सेज वगैरह में आप पढ़ते हो तो एक दो टॉपिक्स और भी है, कोरिया क्राइसिस है, बर्लिन वॉल का है, वियतनाम क्राइसिस है, इनके बारे में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन जो डिटेल्स दे रखी है ओनली क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की है। तो हम क्या है स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब पहले तो ये क्या है, इस टॉपिक को दिया क्यों गया है। अब जब कोल्ड वार इरा चल रहा था, यानी कोल्ड वार इरा का जो टाइम पीरियड था 45 से लेकर के 90 तक के बीच में, तो उस टाइम जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था तब वर्ल्ड के अंदर उस समय कोल्ड वार अपनी अपर स्टेज के ऊपर था। मतलब उस तरह की सिचुएशन उस समय हर टाइम थी कि कभी भी वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकता था, यानी कभी भी यूएसए और यूएसएसआर आपस में वॉर कर सकते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते थे। तो इसलिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को इतनी डिटेल से उसके अंदर डाला गया। तो ये उस टाइम की सिचुएशन के बारे में बताया गया। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है, पहले उसकी एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये क्या है, यूएसए है, इसके साथ में एक छोटा सा कंट्री लगता है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा के अंदर 1960 तक क्या है जो गवर्नमेंट काम करती थी वो यूएसए के फेवरेबली की तरह ही, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट है। लेकिन 61 में वहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है गवर्नमेंट में, और वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट एक तरह से बनते हैं जिनका नाम था फिदाइल कास्त्रो। वो क्या है, अपने आप को सोशलिज्म व्यूज़ से ज़्यादा इफेक्टिव मानते थे, यानी वहाँ की गवर्नमेंट वो क्या है सोशलिज्म बनाना चाहते थे। अब सोशलिज्म किस में था, यूएसएसआर में था, इसलिए उनके जो रिलेशन होते हैं वो यूएसएसआर के साथ ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, यानी वो अपने रिलेशन जो बनाना चाहते थे वो यूएसएसआर के साथ बनाना चाहते थे। इसके लिए 1961 में, इसी कारण 1961 में क्या है, यूएसए के बीच में और किसके, क्यूबा के बीच में एक तरह की इन्वेंशन, यानी एक तरह का संघर्ष, लड़ाई भी होती है छोटी सी, जिसको पिग ऑफ इन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर क्या है, अमेरिका ने अटैक किया था क्यूबा के ऊपर, लेकिन वो कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था और अपनी आर्मी को उसको वापस बुलाना पड़ा था। इसके कारण क्या है, पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जो हेजेमनी थी या यूएसए अपने आप को बिग पावर समझता था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लग गया था कि एक छोटा सा कंट्री। लेकिन रियल के अंदर उस टाइम क्या है, उस वॉर के अंदर यूएसएसआर ने हेल्प की थी, बैकसपोर्ट किया था किसको, क्यूबा को। अब वो वॉर तो एक तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, यानी टाइम पीरियड दे रखा है 16 अक्टूबर 1962 से लेकर के 28 अक्टूबर, उस वॉर के बाद यूएसएसआर ने चोरी छिपे क्यूबा के अंदर अपनी जो मिसाइल्स थी, उन मिसाइल्स का नाम दे रखा है SS-4 मिसाइल्स हैं, उनको क्या है इस बॉर्डर के ऊपर लगा दिया, क्यूबा के बॉर्डर के ऊपर लगा दिया। किसकी तरफ फेस करके, यूएसए की तरफ फेस करके, कि कभी भी अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट होता है तो वो किसके ऊपर अटैक कर सकें, बिल्कुल नज़दीक से यूएसए के ऊपर अटैक कर सकें, वहाँ की पॉपुलेशन को नुकसान पहुँचा दें। लेकिन कुछ समय, लगभग 21 डेज का नाम लिया जाता है, 3 वीक्स के बाद गए हैं, जो CIA एजेंसी है जो एक तरह से स्पाई का काम करती है, जासूसी का काम करती है, अमेरिका की एक एजेंसी है, जिसने अपने एक प्लेन, जिसको स्पाई प्लेन भी बोलते हैं, U-2 जिसका नाम है, उनके द्वारा ये फ़ोटो, सैटेलाइट से ये फ़ोटो ली गई कि वहाँ पर कुछ इस तरह की मिसाइल्स नुमा चीज़ें लगी हुई है क्यूबा के अंदर, और जो 100% क्या है SS-4 हैं, और जिसको क्या है लॉन्च किया गया है यूएसएसआर के द्वारा। ये सब जब बातें हुई तो यूएसए ने ब्लेम किया क्यूबा को, और ये बात UNO के अंदर लेकर जे गया है। लेकिन उस समय यूएसएसआर ने मना कर दिया कि उसकी मिसाइल्स है ही नहीं। लेकिन क्या किया, यूएसए ने बिल्कुल क्यूबा की बाउंड्री को सील कर दिया, क्यूबा के चारों तरफ अपने प्लेन्स वगैरह या जो भी शिप वगैरह उनकी मिलिट्री वगैरह लगा दी गई, और हर चीज़ को जब यूएसएसआर से बंद कर दिया। जब ये बात UNO के अंदर गई तो उस समय यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, तो जिसमें ये कहा गया कि यूएसएसआर अपनी सारी की सारी जो अगर इस तरह की मिसाइल्स हैं उनको SS-4 मिसाइल उनको क्या है वापस बुला ले, लेकिन उसको बदले में ये कंडीशंस लगाएगी कि यूएसए अटैक नहीं करेगा, किसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या है, ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो काफ़ी लंबे समय तक, इसमें सबसे बड़ी बात आपको डेट कंफर्म होनी चाहिए स्टोरी के साथ में, इतने से यानी 13 डेज के आसपास चला था ये, 16 अक्टूबर 1962 से 28 अक्टूबर 1962 तक। इसमें जो लीडर थे, मेन लीडर के नेम पूछे जाते हैं। क्यूबा के जो लीडर थे वो फिडेल कैस्ट्रो थे,
यूएसएसआर के थे निकिता क्रुश्चेव थे, और उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। इनके बीच में सारी की सारी बातें हुई। ऑपरेशन, इसके लिए यूएसए की जो एजेंसीज है उसने ऑपरेशन एंडोवर भी चलाया था, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि वो जो मिसाइल्स हैं SS-4 मिसाइल्स हैं वो यूएसएसआर की है या नहीं है, जिसमें वो काफ़ी सक्सेस भी हुआ उसकी एजेंसी का नाम। तो ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है जो उस समय वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन ले आता है कि कोल्ड वार कभी भी रियल वॉर के अंदर बदल सकता था। ये इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आपका कोरिया क्राइसिस। कोरिया क्राइसिस भी क्या है, कोरिया को क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या है, यूएसएसए के फेवरेबल गवर्नमेंट यानी सोशलिज्म वाली गवर्नमेंट थी, जबकि जो साउथ कोरिया है उसके अंदर जो गवर्नमेंट थी कैपिटलिस्ट वाली गवर्नमेंट थी। तो दोनों क्या है एक दूसरे से डिवाइड होते थे। इतनी जल्दी नहीं हुए, कोरिया के जो कंट्री हैं उनके बीच में 3 ईयर स्ट्रगल चला था, तब वो कंट्री अलग हुए थे। 1945 में जैसे फ्रीडम मिली थी उनको, कोरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ एंड साउथ में, जिसको 38th पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग किया गया। 45 से लेकर के 48 के स्ट्रगल के बाद ये दोनों कंट्री अलग अलग है। दोनों के अंदर क्या है, गवर्नमेंट अलग अलग बनी कोरिया के क्वेश्चन के ऊपर। और आज भी अगर आप देखते हो तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर दोनों में आज भी वॉर वगैरह चलते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया है वो काफ़ी पावरफुल है, जहाँ पर क्या है एक तरह की डिक्टेटरशिप है। किम जोंग उनके क्या है प्रेसिडेंट है, यानी राजकुमार वगैरह राजा वगैरह जो भी हैं उनके हैं। और यहाँ जो गवर्नमेंट है वो यूएसएसआर की सपोर्टेड गवर्नमेंट बनी रहती है, यानी उसके फेवरेबल, उसका फ्रेंड है। जबकि जो दूसरा है जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, अमेरिका की सपोर्टेड, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इनके बीच में भी ये क्राइसिस गया है 7 जुलाई 1950 से लेकर के 27 जुलाई 1953 तक चला था। इस कारण क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी लंबे समय तक चला, और जिसके कारण यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के अगेंस्ट से हमेशा खड़े मिलते हैं। इनके बाद में भी क्या कोरिया के बीच में अनेक तरह की छोटी मोटी क्या इन्वेंशंस होती रहती है। नेक्स्ट है बर्लिन कॉन्फ्लिक्ट। बर्लिन क्या है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जर्मनी हार जाता है तो जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। आधी जर्मनी के ऊपर यूएसएसआर के फेवरेबल गवर्नमेंट बनाई जाती है और आधी के अंदर यूएसए से फेवरेबल गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन जब उनकी जो कैपिटल थी, जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, उसके को भी 2 पार्ट्स में आधा आधा बांट लिया जाता है इनके द्वारा। जब ये बांटा जाता है तो एक ही सिटी के अंदर 2 तरह की गवर्नमेंट काम करती है, तो लोग एक दूसरे की गवर्नमेंट को अच्छा या बुरा कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए उस समय बर्लिन के बीचों बीच क्या है एक क्या निकाल दी गई, वॉल निकाल दी गई, दीवार निकाल दी गई। तो ये जो इशू था वो 4 जून से लेकर के 9 नवंबर 1961 के बीच का था। ये इशू उस समय तक चलता रहा। तब यूएसएसआर ने क्या है बर्लिन के बीच में लगभग 150 से लेकर के 55 तक के बीच में अलग अलग दिया गया है डाटा। तो 150 से 55 किलोमीटर के बीच में क्या है ये वॉल निकाली गई और पूरी बर्लिन सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो बर्लिन की वॉल है वो एग्जैक्ट डेट जो बनाई ऑफिशियल 13 अगस्त 1961 को ये बर्लिन की वॉल क्या है इस्टेब्लिश की गई, बनाई गई थी। लेकिन इसको ये जर्मनी के लोग हैं, काफ़ी नेशनलिज्म भी है और उनमें आपस में एक होने की या जर्मनी के इंटीग्रेशन की बात काफ़ी लंबे समय तक चली। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर वीक होता है तो 9 नवंबर 1989 को उस वॉल को तोड़ दिया जाता है। सबसे पहले उस दीवार को ही तोड़ दिया जाता है और पूरी जर्मनी को एक कर दिया जाता है। वहाँ एक ही तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है और 3 अक्टूबर 1990 को क्या है जर्मनी का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो ये बर्लिन वॉल के बारे में, जिसमें से 1 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। बर्लिन वॉल कब इस्टेब्लिश की गई थी, कॉन्फ्लिक्ट कब चला था, इस जर्मनी का इंटीग्रेशन कब हुआ था, या जर्मनी की जो के अंदर जो वॉल थी बर्लिन वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कब किया गया था, इस तरह के। नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम भी क्राइसिस है। उस समय इसको इंडो चाइना की अगर हम बात करें पुराने टाइम में 47-48 में इंडो चाइना होता था। आजकल 3 कंट्री बने, वियतनाम, लाओस से कंबोडिया, ये कंट्री बने हुए हैं। तो इसको क्या है सेकेंड इंडो चाइना वार भी कहा जाता है। तो ये जो इंडो चाइना वार है वो वियतनाम क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो वियतनाम जो क्राइसिस है ये काफ़ी लंबे समय तक चला। 1 नवंबर 1955 से लेकर के 30 अप्रैल 1975, लगभग हम कह सकते हैं 20 साल के आसपास, यानी 19th ईयर 5 मंथ, यानी कम से कम भी 19.5 साल के आसपास क्या है ये आपस में इन्वेंशन चला था वॉर के बीच में। ये भी वियतनाम भी कोरिया की तरह क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। अब नॉर्थ वियतनाम के अंदर वही यूएसएसआर की फेवरेबल गवर्नमेंट थी और साउथ वियतनाम के अंदर क्या है
यूएसए के फेवरेबल गवर्नमेंट थी, जिसके अंदर दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चला, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते रहे। 1973 के अंदर डायरेक्ट एंट्री की थी यूएसए के अंदर और 75 तक 2 साल तक इन्वेंशन किया, लेकिन इसके अंदर यूएसए को मुंह की खानी पड़ी थी। अब वियतनाम को एक तो बना दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो क्या है, किसके फेवरेबल नहीं बन पाई थी, यूएसए के फेवरेबल नहीं बन पाई थी। इसलिए आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर भी दे रखी है, जिसके अंदर एक केकड़ा टाइप में क्या है, वो यूएसए के उस समय के जो प्रेसिडेंट है उनकी नाक के ऊपर काट लेता है, इस तरह से दिखाया। कहने का मतलब इसमें यही है कि वियतनाम के क्राइसिस के ऊपर यूएसए जीत नहीं पाता है। तो ये क्राइसिस भी उसके बीच में चला था, लेकिन उसके बाद भी क्या है, इन्फ्लुएंस हुआ था यूएसए, तो उसी के बारे में ये पिक्चर्स बताई गई है कि यूएसए को 1959 के अंदर इन्फ्लुएंस होना पड़ा था वियतनाम के क्वेश्चन के ऊपर, यानी उसकी फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। 73 और 75 के अंदर उसकी डायरेक्ट एंट्री के बाद क्या है, ये सोल्यूशन हो पाता है, लेकिन उसके बाद भी वियतनाम की कभी कंबोडिया से, कभी लाओसिया से छोटी मोटी इन्वेंशन यानी लड़ाइयाँ अब भी चलती रहती है। तो ये क्राइसिस क्या है, पूरे कोल्ड वार इरा के टाइम में मेनली चलती रहे, जिसमें से मेन आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस और बाकी कोरिया है, बर्लिन वॉल के बारे में, वियतनाम क्राइसिस के बारे में 1 मार्क्स में इनके बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसमें क्यूबा मिसाइल को अक्टूबर क्राइसिस के नाम भी जाना जाता है, पता है ना, अक्टूबर के अंदर हुआ है ये, तो इसलिए इसको अक्टूबर क्राइसिस के नाम से भी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को कहा जाता है। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।